हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद्यालय में, मतलब एज ए हेडमास्टर या प्रिंसिपल आपकी क्या ड्यूटीज होती हैं, एज ए टीचर आपकी क्या ड्यूटी होती है, या एक प्रभारी के रूप में आपकी क्या ड्यूटी होती है, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, उसमें किस किस व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप एक प्रभारी हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्यभार चलाने वाले कोई व्यक्ति हैं, कि कोई विशेष आपको काम दिया गया है, तो उस आधार पर आपकी क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, और आज हम बात करने वाले हैं जो पर्यवेक्षक होता है या जो प्रभावी होता है, ठीक है। प्रभारी किसे कहते हैं कि जैसे विद्यालय में आपने कोई ऐसा अध्यापक या फिर ऐसा कोई व्यक्ति रखा हुआ जिसके पास क्या है, कुछ विशेष कार्य आपने उसको दिए हैं, जो स्कूल को संचालित करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो विशेष कार्य जो है उस व्यक्ति के होंगे, तो उस आधार पर अगर आप एक प्रभारी हैं या पर्यवेक्षक हैं, जांच करता है कि विद्यालय में सभी कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जैसे कई कई विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल आप कह देते हैं उन्हें, कि प्रिंसिपल के कि अब्सेंस में, या फिर अगर वो कहीं व्यस्त है तो उनकी अनुपस्थिति में जो डिसीजन है वो आप विद्यालय के लिए ले सकते हैं, या फिर अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें आपका क्या योगदान रहेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रभारी के कार्यों के बारे में कि उसके रोल्स, उसकी जिम्मेदारियां या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं, मतलब आपके सेंटर में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्वास्थ्य के आधार पर, पोषण के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, आग का नियमित निरीक्षण करने के आधार पर सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। यानी कि आप स्कूल में या विद्यालय में क्या है कि केंद्र के आधार पर, कि हम बात करते हैं कि स्कूल में क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, और उस सुरक्षित वातावरण में बच्चों के स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से संबंधित मतलब जैसे आपने बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगवा दिया, ठीक है, हेल्थ कैंप, या फिर वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों का कि कोई भी डिजीज है, तो उसके लिए टीकाकरण जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार की वैक्सीनेशन, हेल्थ कैंप, इस प्रकार की सुविधाएं विद्यालय में ऑर्गेनाइज कराई जाएं। जैसे प्राथमिक चिकित्सालय जो होते हैं, कि प्राइमरी स्तर पर आपके आसपास कोई भी स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां से कोई भी चिकित्सक आकर क्या कर सकता है, एक छोटा सा हेल्थ कैंप जिसमें बच्चों की फिजिकल जो स्वास्थ्य होता है, कि भौतिक तौर पर उनकी क्या की जाती है, जांच की जाती है, फिजिकल चेकअप आप इसे बोलते हैं, कि जैसे उनका वेट सही है या नहीं है, ठीक है, कि बच्चे की हाइट की हिसाब से उसका वेट होना चाहिए, उसकी हाइट सही से ग्रोथ उसकी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, उसके टीथ कैसे हैं, इस प्रकार की, ठीक है। उसके टंग को देखकर भी ये पता लगता है कि उसमें किसी प्रकार की जैसे ब्लड की कमी तो नहीं है, क्या बच्चा अनीमिक यानी रक्त का कमी होने से बीमारी हो जाती है, तो अनीमिक तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है, इस प्रकार की जो नॉर्मल आप कह सकते हैं, जो बेसिक या भौतिक स्तर पर आप कह सकते हैं कि जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो छोटा सा हेल्थ कैंप उसको लगवाने में आप विशेष योगदान दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था करने में। तो ये काम जो है आपके आधार पर जो है आपको अपने स्कूल के लिए इसकी व्यवस्था करनी है, ठीक है, कि हेल्थ कैंप या हेल्थ चेकअप जो है हम लगवा सकते हैं। फिर पोषण के आधार पर, जिसे आप कहते हैं न्यूट्रिशन, कि बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो प्री प्राइमरी विद्यालयों की जब हम बात करते हैं उसमें आपने देखा है कि आंगनवाड़ी जो होती है वो भी इसी आधार पर क्या करती है, बच्चों को सिखा रही है। नर्सरी स्कूल जो होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बच्चे की आर्थ आप कह सकते हैं कि बच्चे की जो विकास है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम फोकस करते हैं कि उसका विकास कैसा हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा। किंडरगार्टन जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी कि इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं या इस प्रकार का जो विकास है सबसे ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है। तो न्यूट्रिशन, बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन, जैसे आंगनवाड़ी है तो वहां पर आपने देखा है बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, ठीक है, कि क्या बच्चों को खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, उसकी जानकारी। जैसे आप बच्चों को लंच में दे रहे हैं तो अध्यापक आपको पहले ही बताते हैं कि बच्चों को कौन कौन से फ्रूट, आपको सीजनल फ्रूट्स जैसे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो उनकी हेल्थ को अच्छा बनाती है कि वो किस तरह का फूड, किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एक्टिविटीज में आप उनको ऐड करवा सकते हैं।
और एक प्रभारी होने के नाते आप इस चीज की जांच कर सकते हैं, इस चीज का निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या गतिविधियां विद्यालय में चल रही हैं, कैसी जो एक्टिविटीज हैं वो चल रही हैं, पोषण को लेकर बच्चों के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, उनके विकास को लेकर उनको कितना जो है सिखाया जा रहा है। ये इस सारी चीजें जो है वो क्या है, आप क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। फिर सुरक्षा की बात आती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित होना चाहिए, बच्चे को वहां पर क्या फील हो रहा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो हर चीज के आधार पर ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं भी बाहर निकल सकता है, तो वहां पर गेट कीपर अन्य व्यक्ति होने चाहिए जो उसकी जैसे गार्ड है, सुरक्षा है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या इस प्रकार की जो आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है वो विद्यालय में होनी चाहिए। तो उचित सुरक्षा की, कि बच्चा जब सुरक्षा की बात आप करते हैं तो सुरक्षा में बहुत सारी चीजें शामिल है कि जब बच्चा आ रहा है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ कौन आता है, उसके पेरेंट्स आते हैं, कौन उसके गार्जियन है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पेरेंट्स के साथ कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन सा बच्चा किसके साथ जा रहा है। कोई भी किसी बच्चे को ऐसे ना ले जाए, ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है कि ये सारी चीजें, कि कभी भी कोई बच्चे को लेने आ रहा है तो उसकी पहले आपको कंफर्मेशन कर लेनी है कि क्या वो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सुरक्षा के जो तरीके हैं उनको आपको अच्छे से मेंटेन करना है। और फिर जैसे कभी फायर लग जाए या आग लग जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए आपके स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं, उसकी भी क्या हो सकती है, जांच हो सकती है। तो उस आधार पर जैसे आपके स्कूल में क्या होना चाहिए, एक टैंक होना चाहिए जिसमें जो मान लीजिए कभी अगर ऐसी कोई घटना हो जाती, हम मान के चलते हैं कि नहीं होगा लेकिन कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। मतलब आग से सुरक्षा की व्यवस्था जो है आपके विद्यालय में होनी चाहिए। फायर अलार्म आप कह सकते हैं कि होना चाहिए, कि अगर कोई भी छोटी सी ऐसी बात होती है जो बच्चों के लिए इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए जहां से जो है व्यक्ति जो है निकल सकता है, ठीक है। तो उस उन चीजों के बारे में बच्चों को अवगत कराना, उसके बारे में ट्रेनिंग भी बच्चों को देनी चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट से कैसे निकला जाता है, कैसे। तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें डराना है, लेकिन एक ट्रेनिंग जब हम देते हैं तो हम किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है या किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या अगर आ जाती है तो उससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसकी नियमित निरीक्षण करना कि जो भी चीजें आपने सुरक्षा के लिए व्यवस्था की हुई है, ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। कि जैसे आपने मान लीजिए आग से बचने के लिए उपकरण तो लगा रखे हैं, लेकिन उनकी समय समय पर चेकिंग, जैसे आपने देखा है कि हर 1 किलोमीटर कोई भी औपचारिक जो बिल्डिंग होती है या फिर कोई भी ऐसी ऐसा स्थान होता है, तो आपने आपने देखा कि एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो वहां से सिलेंडर लेकर आप आग को बुझा सके। लेकिन उनकी नियमित जांच, कि क्या जब जरूरत पड़ती है आपको तो वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो उपकरण सिर्फ लगाने से नहीं होता, कि उनकी प्रॉपर चेकिंग भी होनी चाहिए, कि उनकी क्या की जाए, जांच की जाए कि वो वास्तव में कितना काम कर रहे हैं या कितना उनका जो है सही प्रकार से वो काम करते भी हैं या नहीं। कहीं कभी आवश्यकता पड़े अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह के उपकरणों का कोई लाभ नहीं है। फिर उसमें अगर आपको लगता है कि कहीं कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई चीज में चेंज करने की आवश्यकता है, किसी उपकरण को बदलने की आवश्यकता है, तो उन सब चीजों में भी क्या करना चाहिए, आपको आवश्यक मतलब समय रहते आपको उसमें क्या करना है, बदलाव लेकर आना है, ताकि आप खुद भी और अपने आसपास के वातावरण को दोनों को सुरक्षित बना सके बच्चों के लिए। फिर प्रभारी के रूप में ही आप कह सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में हम क्या करते हैं, नियमित कार्यक्रम, ठीक है। कि प्राइमरी स्कूल में क्यों, आप हर जगह देखेंगे कि कहाँ जब भी आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या फिर विद्यालयों में कहीं भी जा रहे हैं, वहां प्रदर्शन होता है, मतलब एक कार्यक्रम होता है जो रोज होगा। तो डेली की जो एक्टिविटीज आप कह सकती हैं उनका प्रदर्शन कैसा हो रहा है, ठीक है। कि किस प्रकार से आपके स्कूल में जो सुबह की शुरुआत होती है या फिर आप कह सकते हैं मॉर्निंग असेंबली कैसी होती है, बच्चों की क्लास की एक्टिविटीज कैसी होंगी, उनका नियमित प्रदर्शन करना, ठीक है। कि उसकी भी जांच करना कि जो डेली एक्टिविटीज है उन डेली एक्टिविटीज को जो आपके अध्यापक के द्वारा या फिर आपके प्रधान अध्यापक के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको बनाते हैं, उनका नियोजन करते हैं कि हमारे स्कूल का जो एनवायरनमेंट होगा कैसे होगा। तो जैसे आप मॉर्निंग असेंबली की बात कर सकते हैं कि सुबह की शुरुआत कैसी होती है, एक असेंबली से होती है, एक सभा से होती है, जहाँ पर बच्चे प्रेयर करते हैं,
वहां पर उसको उनको योगा भी सिखाया जाता है कुछ बच्चों को, ठीक है। कुछ कहानियां भी वहां पर स्टोरी सुनाई जा सकती हैं। जो टीचर्स होते हैं वो अपने लाइफ के अनुभव, या फिर कोई त्योहार या फेस्टिवल आ रहे हैं, कोई जयंती आ रही है, तो उनके बारे में उन्हें अवगत कराना कि किस वजह से हम इस चीज को, इस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। तो रीजन उसके पीछे क्या है उसके बारे में उन्हें अवगत कराना, ऐसी बातें हम उसमें बता सकते हैं। तो इस चीज की नियमित जांच करना कि क्या ये जो कार्यक्रम हमने डिसाइड किए थे, क्या ये प्रॉपर रूप से चल रहे हैं, क्या इनका संचालन सही प्रकार से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसका मूल्यांकन करना कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम, जो भी चीज हमने डिसाइड की है कि हम विद्यालय में ऐसा वातावरण रखेंगे, तो उससे क्या होता है कि हम एक चीज को ये याद करते हैं कि इसको करने से हमारे पास क्या आएगा, एक परिणाम आएगा जो क्या होगा, बच्चों के विकास में अपना योगदान देगा। तो उससे मतलब जो भी गतिविधि आप करा रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि क्या हमने जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्या हमारे आउटपुट या परिणाम लाभकारी है या लाभकारी नहीं है। तो उसमें समय रहते आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, योजना को बदल भी सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन भी ला सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो उसको देखना, नियमित रूप से उसको क्या करना, नोटिस करना, ठीक है। तो जैसे आपने देखा विद्यालय में जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं या फिर अन्य कोई वाइस प्रिंसिपल है, वो राउंड लेता है। राउंड लेने का यही पर्पज होता है कि क्या विद्यालय में जो गतिविधियां हमने निर्धारित की थी कि कक्षा में अध्यापक हैं या नहीं है, क्या वो सही से बच्चों के साथ डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों की जांच करना ये आपका काम होता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। तो ये दायित्व शिक्षण के साथ साथ अथवा शिक्षण के बिना भी किया जाना चाहिए, ठीक है। कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पढ़ाने के साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बिना उसके भी, भाई कोई व्यक्ति ऐसी चीज की लगी हो कि वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है कि गतिविधियां सही से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर अगर मान लीजिए कभी प्रधान अध्यापक नहीं है तो उसे, उसके बिहाफ में इन सारी चीजों को क्या करना है, नोटिस करना है, ताकि हर व्यक्ति अपनी मनमानी ना चलाए। तो स्कूल का सही संचालन करने के लिए आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो प्रभारी होते हैं, ठीक है, या जो विशेष व्यक्ति होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो इस तरह की चीजों पर क्या कर सके, गतिविधियों पर अपनी जो है नजर बना सके, और फिर उसका मूल्यांकन करके उसमें कोई परिवर्तन करने की अगर आवश्यकता है तो परिवर्तन वो ला सकें, या फिर सुझाव दे सके, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नियमित स्टाफ के कार्य निष्पादन की, कि जो आपका स्टाफ है, ठीक है, कि जो आपने अपना रेगुलर स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है, उसका कार्य निष्पादन मतलब वो जो कार्य कर रहे हैं वो बिना किसी समस्या के कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान करना, उनका मूल्यांकन करना कि जैसे आपने किसी भी अध्यापक को रखा था किसी गतिविधि को अच्छे या सुचारू रूप से या उसकी योग्यता को देकर क्या वैसा आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजों का हम क्या करते हैं, समय समय पर प्रेक्षण मतलब जांच करना, उपयुक्त दस्तावेज की उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी समय सीमा का पालन करना। कि जैसे जब भी आप रेगुलर स्टाफ किसको कहते हैं, कि आप मान के, ये बात आपको पता होनी चाहिए, स्टाफ कई प्रकार का हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो जब स्टाफ की बात आती है कि रेगुलर की आप बात करते हैं, नियमित जिसे आप कहेंगे, तो रेगुलर स्टाफ जो आपके पास डेली उपस्थित होता है, ठीक है। कुछ स्टाफ कैसा होता है, पार्ट टाइम भी होता है, ठीक है, कि आपने उन्हें किसी किसी डे के लिए फिक्स किया है, या फिर वो स्कूल में आपके कोई एक आधा लेक्चर लेने आते हैं, या कुछ नई चीज, जैसे डांस टीचर हो सकते हैं जो आपने पार्ट टाइम रख लिया कि आपको वीक में 2 दिन आएंगे, वो बच्चों को डांस सिखाएंगे। ड्राइंग टीचर ऐसे हो सकते हैं कि वीक में आएंगे वो 1 दिन या 2 दिन या फिर पूरे वीक आते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, तो उसको हम पार्ट टाइम टीचर कहते हैं, ठीक है, कि वो आते हैं लेकिन उनका एक समय फिक्स है, वो उतनी ही देर के लिए आता है। लेकिन रेगुलर स्टाफ क्या होता है, वो डेली आपके स्कूल में उपस्थित होता है, नियमित रूप से उसकी जो ड्यूटीज है, क्लास लेना, जितने भी कार्य हैं उसके, उनको वो पूरा करता है। तो उस रेगुलर स्टाफ की डेली एक्टिविटीज का क्या करना, निरीक्षण करना, कि क्या उसके कार्य सही प्रकार से चल रहे हैं, क्या कहीं आपको लगता है कि हो सकता है कि जैसे अध्यापक नया है, उसको किसी वो कोई गतिविधि करा रहा है, आपको लगता है कि इसको और भी अच्छा कराया जा सकता है,
तो निरीक्षण करने का मतलब होता है कि आप उसे सुझाव अगर दे सकते हैं कि और भी अच्छा और भी बेहतर कैसे किया जाए। निरीक्षण उस चीज के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को ये बताने के लिए नहीं किया जाता कि उसे आता नहीं है। अध्यापक को आती है, लेकिन कभी कभी होता है कि चीजों को प्रस्तुत करने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो भी उसकी नॉलेज है उसमें आपको लगता है कि हाँ कहीं पर कोई आपको सुझाव देने की आवश्यकता है, या फिर किसी गतिविधि को और बढ़िया बेहतर बनाया जा सकता है जो बच्चों के विकास के लिए अच्छी है, तो वो सुझाव आप उसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो निरीक्षण इन चीजों के लिए किया जा सकता है कि भाई कोई बदलाव अगर आपको लगता है कि इस कार्य को ऐसे नहीं किसी दूसरी तरीके से हमें करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेली निरीक्षण आप उनका करते हैं। मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा टीचर कितना एक्टिव है, आपने जो काम उन्हें दिए हैं या जो गतिविधियां वो कर रहे हैं वो कितना उसमें अपना आउटपुट, अपना जो हार्ड वर्क है वो दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना। तो आपने देखा है कि बहुत सारे विद्यालयों में कुछ अध्यापक होते हैं जिन्हें हर एक काम के लिए चुना जाता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई उसका फेवरेट होता है या फिर, क्योंकि उनको पता है कि इस काम को करने के लिए शायद वो व्यक्ति सबसे अच्छा है, अनुभवी है और बेहतर तरीके से कर पाएगा, सिर्फ इतना ही वो होता है, ठीक है। तो समय समय पर उनकी जांच करना, उनका परीक्षण यानी कि देखना, और उपयुक्त दस्तावेज, तो जैसे आपका जो स्टाफ होता है उनकी क्या बनती है, एक पर्सनल फाइल बनाई जाती है, ठीक है, कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी उस फाइल में होगी, वो किस पद पर है, तो उस फाइल को भी क्या करना, मेंटेन करना। तो जितने भी स्टाफ मेंबर आपके स्कूल में होते हैं, प्रधान अध्यापक से लेकर हर एक व्यक्ति, सभी की क्या होती है, अपनी एक फाइल होती है, उनकी अपनी पर्सनल, जिसमें उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो उनके बारे में हमें सारी जानकारी देती है कि अध्यापक ने कब स्कूल ज्वाइन किया था, क्या नाम है, एड्रेस क्या, हर एक चीज इंफॉर्मेशन उनकी। तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को समय समय पर क्या करना, जांच करना। उनमें अगर आपको लगती है किसी चीज को अपडेट कराने की, जैसे आधार होता है, आपका बैंक अकाउंट होता है, किसी भी चीज में कोई समस्या है और आपको लगता है कि उसे अपडेट कराने की आवश्यकता है, तो उस अपडेट के लिए अपने अध्यापक को सूचित करें। तो सभी दस्तावेज, तो जब भी कभी आप कह सकते हैं कि आप जब आपके विद्यालय की चेकिंग हो रही है, तो वो अध्यापक से नहीं पूछेंगे कि ये फाइल पूरी क्यों नहीं है, वो आपसे पूछेंगे कि ये जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है, आपको ये काम सौंपा गया था तो ये अपडेट क्यों नहीं है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी होती है, तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उसका उपयुक्त रख रखाव आपको करना है, समय सीमा का पालन करना है कि कब तक अपडेट होना चाहिए, ठीक है, कि कोई अगर जरूरी काम है, ठीक है, और उसके लिए कोई अपडेट आपको कराना है किसी भी या सभी अध्यापकों के उसमें, तो उनको समय पर सूचित करें और सही सही समय पर वो अपडेट आपकी हो जानी चाहिए। तो ऐसे काम जो है वो आपके होते हैं। फिर समूह के लिए नियमित और स्टाफ बैठ के आयोजित करना, कि जैसे कोई भी विषय है, ठीक है, उस विषय के लिए आपको लगता है कि स्टाफ के साथ क्या है, मीटिंग की आवश्यकता है, ठीक है। तो स्टाफ के साथ जो मीटिंग है प्रधान अध्यापक की, ठीक है, उसको अरेंज करना, सभी को इन्फॉर्म करना, ठीक है, कि सभी अध्यापकों को किस समय, ठीक है, टाइमिंग के बारे में इन्फॉर्म करना कि इतने बजे सभी को वहां पहुंचना है, इस विषय पर, सब्जेक्ट पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो जो भी बातें हैं वो इसमें डिस्कस की जाती है, तो उन बैठकों का आयोजन करना, या फिर आप कह सकते हैं जो पीटीएम होती हैं, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उनके आयोजन करने की बात की कब रखी जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, कि विद्यालय लगेगा या नहीं लगेगा, छुट्टी के दिन आप रखने वाले हैं, तो हर एक चीज को हम क्या करते हैं, मेंटेन करना। तो नियमित रूप से किस समय समय पर क्या होनी चाहिए, ऐसी बैठकें होनी चाहिए। और ये मीटिंग इसलिए होती है ताकि हम अपनी कार्यविधि को, आपके जो मेथड है या आपका जो प्रोसेस है स्कूल को संचालित करने का, उसमें सही और उचित बदलाव लेकर अपने स्कूल को सही प्रकार से संचालित करें। या फिर कोई कार्यक्रम आपके स्कूल में, कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, तो उसके निर्धारण के लिए कि किस किस प्रकार की गतिविधियां उसमें होंगी, किसको क्या ड्यूटी दी जाएगी, तो इस प्रकार के लिए क्या रखते हैं, मीटिंग रखी जाती है, जिसमें हर व्यक्ति को उसका काम बता दिया जाता है ताकि वो अपने उस स्तर पर अपने कार्य को अच्छी तरह से करे और आपका जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है वो पूरा हो जाए। तो इस चीज के लिए तो उसमें आपके सुझाव भी लिए जा सकते हैं कि आपको क्या लगता है, या फिर आप अपनी इच्छा से किसी चीज में ड्यूटी देना चाहते हैं, वो सारी बातें। तो टीचर के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सारी बातें उन पर थोपी जाती हैं। आप उनके सुझाव भी ले सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो किस तरह के काम को करने में इच्छुक है, ठीक है। तो जैसे उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है कि किसी टीचर की ड्राइंग अच्छी है तो डेकोरेशन में जा सकता है, किसी को अन्य प्रकार की गतिविधियों में आनंद आता है, तो अपने अपने हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कोई काम मिलता है,
तो उस काम को करने में आपकी दिलचस्पी ज्यादा होती है, ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसे कर पाते हैं। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, एक प्रभारी के रूप में आपके विद्यालय में होते हैं, और उन कार्यों को आपको सही प्रकार से क्या करना है, पूरा करना है। फिर हम बात करेंगे अध्यापक की, कि एक स्कूल में अध्यापक की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जब आप अध्यापक की बात करते हैं, तो जैसे अध्यापक किसको सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अध्यापक की ड्यूटी, या अध्यापक का आप कह सकते हैं सहयोग करना, किसको, विद्यालय को, कि अध्यापक विद्यालय को कैसे सहयोग कर सकता है, ठीक है, स्कूल को। और स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल। तो अपनी गतिविधियों के द्वारा अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को सहयोग करने की बात यहाँ पर की जा रही है, कि एज ए अध्यापक आप अपने जो प्रधान अध्यापक है उनको किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके कार्यों में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि अध्यापक के रूप में तो आपकी ड्यूटीज अलग होती हैं, लेकिन एक अध्यापक के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं टीचिंग के अलावा स्कूल में, उनके लिए क्या क्या सहयोग आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की कि सामान की खरीदारी करने में प्रधान अध्यापक को या पर्यवेक्षक को, जैसे जो प्रभारी है, उसको आपको क्या करनी है, सहायता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षक को ही हम क्या बोलते हैं, प्रभारी बोलते हैं। प्रभारी थोड़ा आसान है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको, और ऊपर मेंशन भी किया गया है कि पर्यवेक्षक या प्रभावी तो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अपने स्कूल की जो व्यवस्था है, ठीक है, कि खरीदारी हम क्यों कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हमारे स्कूल में जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, खरीदारी अगर कर रहे हैं कि कोई चीज आप विद्यालय के लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या करना, उनको सहयोग करना कि कैसी चीज लेनी चाहिए, क्या, जैसे आप मान लीजिए बच्चों के लिए चेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, टेबल ले रहे हैं, ठीक है, या फिर पीने के पानी के लिए व्यवस्था, या किसी अन्य प्रकार की फैन, इन प्रकार की चीजों की, या फिर आपके स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं, तो उन प्रोग्राम में लगने वाला कुछ सामान जो है वो हमेशा आपको उसकी जरूरत होती है। तो हमेशा उसको रेंट पे लेने की बजाय क्या होता है कि हम इस रेंट पे लेने से ये होता है कि हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, कि सामने वाला व्यक्ति जब आएगा तभी वो व्यवस्था शुरू होगी। लेकिन अगर आपके स्कूल में पहले से ही ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो आप अपने कार्यों को अपने अनुसार जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। कि जैसे हॉल प्रिपेयर करना है, तो आपने पहले ही वहां पर चेयर्स की अरेंजमेंट कर दी, कहाँ पर किस व्यक्ति को बिठाना है, पेरेंट्स के लिए क्या अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है, उनके चाय पानी की क्या व्यवस्था रहेगी, तो उसके लिए क्रोकरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, हमारी स्कूल की उन आवश्यकताओं की बात हो रही है, जिनकी हमें जरूरत समय समय पर पड़ती रहती है। तो उसके लिए आप अपने प्रधान अध्यापक को सहयोग कर सकते हैं, कि आपकी अपनी भी नॉलेज होगी कि कहाँ पर कुछ अच्छा मिलता है, या कहाँ पर रीजनेबल प्राइस मिलते हैं, या फिर उनके साथ जाने की जब समय आता है कि कहीं वो उनके साथ आपको जाना है, तो ऐसी इस चीजों में आप क्या कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या काम करना है कि सहायक शिक्षक को स्वयं की अनुपस्थिति में पाठ्य चर्चा और संप्रेषण के लिए प्रशिक्षित करें। कि जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो असिस्टेंट टीचर होता है, ठीक है, जो सहायक शिक्षक होता है, असिस्टेंट टीचर क्या करेगा, वो आपको सहयोग करेगा, एक अध्यापक को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि कभी आप एब्सेंट हैं, कभी आप हॉलीडे पर हैं, या फिर कहीं आप बिजी हैं, कि कोई स्कूल में प्रोग्राम है, आपकी ड्यूटी कहीं लगी हुई है, आपको किसी अन्य काम में व्यस्त रहना है, ठीक है, तो कोई भी आपका वर्क है, अगर आप उसमें व्यस्त हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है बच्चों की, तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों की पढ़ाई को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने असिस्टेंट टीचर को, ठीक है, कि उसे पहले से ही आपको क्या करना है, इस चीज की एक ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, कि अगर वो नहीं है तो क्या क्या बच्चों को सिखाया जा सकता है, कि मतलब क्या पाठ्यक्रम उसके लिए उचित होगा, किस प्रकार की एक्टिविटीज बच्चों को करानी चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो सीखे। तो ये खानी है कि उसे ऐसा ना हो कि जब आप नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको उसे पहले ही बता देना है कि अगर मैं नहीं हूं तो आप बच्चों को ये चीज पढ़ा सकते हैं, या ये चीज करा सकते हैं, गतिविधि करा सकते हैं, जिससे उनको कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, उनका समय भी व्यर्थ नहीं होगा, और कुछ नया वो सीख पाएंगे। तो अपने असिस्टेंट टीचर को, सहायक शिक्षक को क्या करना है, आपको उनके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, कि आपकी अनुपस्थिति में कभी आप छुट्टी पर हैं तो वो आपकी जगह ले रहा है, ठीक है, कहीं आप व्यस्त हैं तो वो आपके काम को संभाल रहा है, ठीक है, या फिर कहीं आप इम्पोर्टेंट कोई काम है, या फिर आप किसी वजह से कहीं
बाहर गए हैं, मान लीजिए कभी आपकी ट्रेनिंग लग जाए तो उस समय पर भी आप अनुपस्थित होंगे, तो बहुत सारे कार्य ऐसे आ सकते हैं जहां पर आपको जाना भी आवश्यक होता है और बच्चों की पढ़ाई भी आवश्यक होती है। तो उस स्थान पर वो आपको क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए रिप्लेस कर रहा है, तो वो गतिविधियों में आपको उसे क्या करना है, सहयोग करना है कि क्या कराना है, कैसे कराना है, कैसी गतिविधियां होनी चाहिए। उससे उसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा और वो धीरे धीरे उसको सीखने की कोशिश करेगा, और समय आने पर एक अनुभवी अध्यापक के रूप में वो असिस्टेंट टीचर भी जो है एक अध्यापक का रूप ले पाएगा। फिर हम बात करते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आपको क्या करना है। जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां के जो कार्यक्रम है उनको संचालित करवाना है, सहायता के लिए सहायक शिक्षक को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, कि हमने पहले भी बात की थी कि अध्यापक क्या करता है प्री प्राइमरी स्कूल में, जैसे हर एक स्कूल को चलाने के लिए हमने पहले भी बात की कि क्या होती है, हमारे पास एक योजना होती है। ठीक है, कि हम पहले से क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और ये प्लानिंग किसके द्वारा की जाती है, ये प्लानिंग आपके मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है, उसको बनाता है कि उन्होंने कोई योजना बनाई। अब उन्होंने इस योजना को किसको दे दिया, अपने आपके प्रधान अध्यापक को, कि हमें अपने स्कूल को ऐसे संचालित करना है। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ जांच करता है कि क्या गतिविधियां वैसी हो रही हैं, लेकिन जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो क्या कर रहा है, उस योजना को, उस प्लानिंग को लागू करने का काम करता है। ठीक है, कि वही क्या करेगा, गतिविधि को संचालित करेगा कि डेली एक्टिविटीज कैसी होंगी, आपको सिर्फ बता दिया गया, लेकिन उसे करना कैसे है वो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो किसी भी गतिविधि को कार्य में लेकर आना, क्रियान्वयन का मतलब होता है कि क्रिया को करवाना, उसमें आप सहायता करेंगे, आप ही क्या करते हैं, उसको संचालित करते हैं, और आप ही क्या करते हैं, अपने जो सहायक शिक्षक हैं उनको भी इस चीज के लिए क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे इन गतिविधियों को संचालित किया जाता है, कैसे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। बच्चों से जो गतिविधियां या जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ऐसा करे, उसको करवाने के भी कार्य किसके होते हैं, अध्यापक के होते हैं। कि वो बच्चों को क्या करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लेकर आते हैं। तो जो भी नया आपको अपने विद्यालय में चाहिए लागू करने में, जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है वो अध्यापक का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी स्कूल में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो कौन होता है, एक तो अध्यापक होता है और दूसरा स्टूडेंट होता है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बिना स्कूल का संचालन किसी भी आप कह सकते हैं कि अर्थ का नहीं होता है। तो इसलिए बाकी लोग भी जरूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो दोनों होते हैं, क्योंकि जो क्रियाएं हैं वो सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच में चलने वाली हैं। ठीक है, कि बच्चा सीख रहा है अध्यापक के सिखाने पर, ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है अध्यापक से संबंधित है, तो बच्चों पर आधारित शिक्षा का हम बात करते हैं, या फिर टीचर के सिखाने के मेथड की हम बात करते हैं, तो दोनों गतिविधियां एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। फिर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में आपको देखना है कि एक पर्यवेक्षक और प्रधान अध्यापक को मदद करना, कि आप क्या है एज ए टीचर किसको हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करना है, सहयोग करना है कि अपने प्रिंसिपल को, प्रधान अध्यापक को उनके कार्यों में। ठीक है, या फिर अपने प्रभारी को या पर्यवेक्षक को। ठीक है, कि जैसे कोई वाइस प्रिंसिपल है या फिर अन्य कोई व्यक्ति है जिसे स्कूल के व्यवस्था के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे डायरेक्टर आपने देखे हैं, इस प्रकार से हो सकता है, तो उनको सहयोग करना है आपको। ठीक है, तो उनको आप क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके कार्यों में हेल्प करते हैं। तो जैसे टाइम टेबल बनाना है, तो उस टाइम टेबल को बनाने में आप प्रधानाचार्य को सहयोग कर रहे हैं। समय सारणी है, कोई प्रोग्राम अगर आप स्कूल में करवा रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अध्यापक को आपको क्या करना है, अपनी से जो भी ऊंचे पद पर लोग हैं उनको सहयोग देना है। फिर सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना है, कि जिस असिस्टेंट टीचर को हम सिखाने की बात कर रहे हैं, कि एज ए टीचर, एज ए अध्यापक आप क्या कर रहे हैं, एक प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप कह सकते हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसे, अपने सहायक शिक्षक को, कि उसे ये बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है, चीजों को करना है, कैसे गतिविधियों को संचालित करना है, क्या एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसका निरीक्षण भी आपको करना है। निरीक्षण हम आपको इसलिए करने को कह रहे हैं क्योंकि जो गतिविधि आप करा रहे हैं, तो जो आप चाहते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसका होना चाहिए, परिणाम इसका होना चाहिए। जैसे आपने कोई गतिविधि करानी है, लेकिन आपने उसे अपने असिस्टेंट टीचर को सौंप दिया, तो उसमें क्या होता है कि आप लास्ट में इस चीज का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या उसने गतिविधि को सही प्रकार से संचालित किया,
क्या उसका रिजल्ट या उसका जो आउटपुट है वो वैसा ही आया परिणाम जैसा हमने सोचा था? क्या बच्चों के व्यवहार में वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है जो आपने सोचा था कि इस गतिविधि को कराने से आ जाना चाहिए? ठीक है। तो सिखाने का हमारा कारण क्या होता है कि हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ही चाहते हैं, उनके व्यवहार को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, उनके व्यवहार में अच्छी चीजों को ऐड करना चाहते हैं, तो उसी को आप परिवर्तन कहते हैं। तो ये नोटिस करनी है। तो एज ए अध्यापक आपको क्या करना है, उनका निरीक्षण करना है कि जो गतिविधियां वो करा रहे हैं या जो एक्टिविटीज आपने उन्हें कराने को बोला है, क्या उसका रिजल्ट वैसा ही आ रहा है जैसा आपने सोचा था या नहीं, या फिर कहीं कोई कमी है तो आप उसे गाइडेंस दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कहीं कोई कमी है तो नेक्स्ट टाइम वो उसमें क्या करेगा, थोड़ा सा सुधार करेगा। फिर हम बात करेंगे सहायक शिक्षक के बारे में, जिसे हम असिस्टेंट टीचर कहते हैं। ठीक है, कि सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर के रूप में किसी भी अध्यापक का क्या काम होता है। तो सहायक के कार्यों का क्या होना चाहिए, पर्यवेक्षण होना चाहिए, मतलब उसकी जो भी कार्य वो कर रहा है एज ए असिस्टेंट टीचर, उसकी हमेशा क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं उसका मूल्यांकन हम कर रहे हैं कि जो भी गतिविधियां कराई जा रही हैं उसको हमने देखा, निरीक्षण किया, और जहां भी, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं पर किसी सुझाव को देने की आवश्यकता है, कहीं कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है, तो आप कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो प्रशंसा का पात्र है, तो उसी प्रशंसा भी होनी चाहिए कि उसने बहुत अच्छा किया, इससे उसको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वो अपने कार्यों को और अच्छे और बेहतर तरीके से जो है वो कर पाता है। फिर शिक्षक को आयु उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने में तथा उन्हें लागू करने में क्या करनी है, आपको सहायता करनी है। कि जो अध्यापक है, असिस्टेंट टीचर क्या करेगा, अध्यापक को सहयोग करता है। ठीक है, तो क्या सहयोग कर रहा है कि जो भी टीचर्स ने एक्टिविटी प्लान की है उन एक्टिविटीज को क्या करवाने में, पूरा करवाने में, ठीक है, कंप्लीट करवाने में उनकी सहायता करनी है, उसकी अरेंजमेंट व्यवस्था कराने में उनकी सहायता करनी है, चीजों को उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करनी है। तो जो एनवायरनमेंट वो बना रहे हैं उस एनवायरनमेंट को तैयार करने में, वातावरण को तैयार करने में उनकी सहायता करनी है। तो आप कह सकते हैं जो भी उपयुक्त, जो भी अच्छी गतिविधियां हमने किसके अकॉर्डिंग, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग आपने जो चुनी है कि इस एज ग्रुप में बच्चों को ये करवाना अच्छा रहता है, तो उस गतिविधि के आधार पर जो योजना आपने बनाई है उसे क्या करना है, लागू करने में अपने अध्यापक को सहयोग करना है, उनको असिस्ट करना है। असिस्ट करने का यही मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उनके बिहाफ में भी आप उनके जॉब रोल को निभा पाते हैं, इतनी नॉलेज आपको हो जाती है, और जैसा वो करते हैं वैसे कार्यों को आपको पूरा करना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अभिभावकों के आधार पर। जो अभिभावक यानी माता पिता, समुदाय, कम्युनिटी या अन्य हितधारक जो है उनकी मदद करने में, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय का जो मुखिया, जो प्रिंसिपल है, वो क्या क्या कर सकता है पेरेंट्स को सहयोग करने में, कि माता पिता को वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, समुदाय यानी कि कम्युनिटी, जिस समाज की हम बात करते हैं उस समाज को कैसे सहयोग करेंगे, अन्य हितधारक का मतलब होता है कि अदर मेंबर। ठीक है, ये मेंबर क्या हो सकते हैं, ये मेंबर समाज के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मेंबर क्या हो सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि माता, ये मेंबर्स आप कह सकते हैं कि वो लोग हो सकते हैं जो समाज के लिए अच्छी चीजें चाहते हैं। ठीक है, आपकी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ये क्या है, वो अन्य हितधारक है जो आपके स्कूल के हित के बारे में सोचते हैं, आपके स्कूल की उन्नति के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें वेंडर्स कह सकते हैं कि जो क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल के हित की बात करते हैं, आपका ट्रस्ट मेंबर हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो मुख्य, एक मुखिया के रूप में या हेडमास्टर के रूप में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मदद के लिए शिक्षक के साथ समन्वय करना। कि अगर कोई बच्चा क्या है, विशेष आवश्यकताएं किसे कहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकली क्या है, किसी प्रकार की विशेषता से प्रभावित है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे फिजिकली हैंडीकैप है। ठीक है, कि कोई विशेष आवश्यकता उसे है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि स्पेशल नीड होती है, विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनकी। कि नॉर्मल बच्चों की तो सबकी सामान्य आवश्यकताएं होंगी, लेकिन उनकी आवश्यकताएं क्या है, विशेष हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल नीड। कि जो जरूरत उनकी है वो दूसरों की नहीं है। और इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा पैरों से चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर का वो इस्तेमाल करता है,
तो उसके लिए सुविधा होनी चाहिए अच्छे टॉयलेट्स की, ठीक है, कि ऐसे टॉयलेट्स हो जिसमें वो आसानी से यूज कर सके। अगर स्कूल में बिल्डिंग के ऊपर जाने की बात होती है कि आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें ऊपर बच्चे को जाना है, कक्षा का कुछ ऊपर है, तो उसमें आप कह सकते हैं जो स्लाइड होता है, स्लाइड जिसपे आसानी से व्हील चेयर जा सकती है, ऐसी व्यवस्था कि सीढ़ियों को हटाकर आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने उतरने के लिए, तो उन बच्चों को भी सुविधा हो रही है, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, कि सुनने में कोई व्यक्ति या बच्चा जो है थोड़ा वीक है, उसके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराना, कि जैसे आप उसे रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, कि आपने उसे रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी कि बच्चा जो है अपने आधार पर उसे सुन पा रहा है। या फिर किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, कि वो देखने में या फिर अन्य प्रकार की किसी भी फिजिकल आप कह सकते हैं कि असुविधा से वो परेशान है, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, उसको हेल्प करना है। और ऐसे बच्चों को सामान्य कक्षा में, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई अलग से विद्यालय खोला जाएगा। अब अलग से विद्यालय खोला जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं होती है कि हम उनके लिए अलग से, वो क्या है, वो भी सामान्य है। बस किसी एक छोटे से कारण की वजह से आप उन्हें दूसरे लोगों से या दूसरे जो समाज है उससे अलग नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक अलगाव आ जाता है समाज के प्रति, कि लोग मुझे अपने आप से अलग भिन्न समझते हैं। तो ऐसा भाव उनके अंदर ना आए, जो उनकी मानसिक स्थिति को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वो भी क्या है, सामान्य बच्चा है, तो आपको क्या करना है, उसे उसी क्लासरूम में एडजस्ट करने में हेल्प करनी है जिसमें सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो भी विशेष आवश्यकताएं हैं उसके प्रति आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है, एक्टिव रहना है। उसे ये कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि वो किसी भी लेवल पर दूसरे बच्चों से क्या है, असामान्य है। चाहे खेल की बात हो, चाहे किसी अलग प्रकार की गतिविधि की बात हो, तो उनके लिए अपने स्तर पर जो भी अरेंजमेंट आप कर सके, उसके लिए क्या करना, संतुलन बनाना, शिक्षक के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना जो ऐसे बच्चों के लिए भी उपयुक्त है, उचित है, जो किसी रूप में फिजिकली भौतिक तौर पर अक्षम है, तो उनको ये महसूस ना हो, उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करना। फिर अभिभावक समुदाय, यानी माता पिता, समाज और शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के बीच में क्या होना चाहिए, एक कड़ी और संपर्क सूत्र का कार्य करना, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप माता पिता को, समुदाय यानी अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने टीचर को और अपने प्रधान अध्यापक को, यानी आपका जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है, उनके बीच में क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन का काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनके रिलेशन को अच्छा, और उनके बीच में संबंध जो है गुड रिलेशन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये भी क्या है, आपका एक कार्य हो सकता है। कि जैसे जो प्रधान अध्यापक है, ठीक है, मतलब जो अध्यापक से भी ऊपर कोई भी आप कह सकते हैं कि वाइस प्रिंसिपल है, पर्यवेक्षक है, प्रभारी है, वो या फिर प्रधान अध्यापक, वो क्या कर सकता है, माता पिता और टीचर्स के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित हो, उसके लिए क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, ठीक है। टीचर्स और कम्युनिटी, समाज के बीच में आवश्यकता है, या फिर समाज और प्रधान अध्यापक की, यानी स्कूल में क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाने में क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो मतलब एक अच्छा रिलेशन जब स्थापित होता है, कि जब आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, एक दूसरे को समझने का भाव होता है, तो विद्यालय की आवश्यकताओं को समाज समझे, समाज की आवश्यकताओं को विद्यालय समझे, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ठीक है, कि पेरेंट्स और टीचर में ये होता है कि उनके बीच के बॉन्ड वीक इसलिए होते हैं क्योंकि जो पेरेंट्स चाहते हैं अध्यापक को डायरेक्टली वो बात पता नहीं होती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेटीएम ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें बच्चे के जो माता पिता है वो अपनी बातों को, अपने विचारों को उनके सामने डायरेक्टली रख सके, उस पर विचार किया जा सके, बच्चों की समस्याओं को समझा जा सके। तो उस प्रकार के बदलाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में लाए जा सके, ताकि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो टीचर हैं उनके बीच का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, उसको खत्म किया जा सके। तो डायरेक्ट मीटिंग, एक तो ये होता है कि जो आप जैसे कोई पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, उनको कोई समस्या है बच्चे के विकास के लेकर, या उसकी पढ़ाई को लेकर, या उसकी गतिविधियों को लेकर, वो ये बात अध्यापक को बताना चाहता है, ठीक है, लेकिन अध्यापक के साथ उसका सीधा संपर्क है ही नहीं। वो ये बात अगर प्रिंसिपल को बताकर या फिर किसी प्रभारी को या किसी विशेष अध्यापक को बताकर चला गया, तो उसमें क्या होता है कि जो भाव वो कहना चाहता है या फिर उसके कहने का अर्थ कुछ और हो सकता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है
उसमें हो सकता है कि कहीं हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो डायरेक्ट कि एक सीधा तरीका होना चाहिए जहां पर क्या हो पे, जैसे पीटीएम होती हैं या फिर कोई कार्यक्रम है, वहां पर अगर आप माता पिता से मिल रहे हैं तो वहां पर आप डायरेक्टली एक दूसरे के विचारों को जो है सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि समस्याओं को ठीक करने का, उनके सुझाव को सुनने का। फिर अनुपस्थिति, प्रवेश, परिवहन, अभिभावक शिक्षक बैठक आदि जैसी प्रशासनिक पूछताछ के लिए समन्वय की एक संतुलन बनाना, कि उपस्थिति की जो प्रेजेंट है अध्यापकों की, बच्चों की, उसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा आपके विद्यालय का, आपके पास ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधाएं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन है या बैठक है या मीटिंग है वो कैसे की जाएंगी। ये सारी बातों के बारे में क्या करना, एक संतुलन बनाना कि कब क्या कैसे अरेंज किया जाएगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है। तो आप एक प्रभारी के रूप में, एक प्रधान अध्यापक के रूप में इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं की का ध्यान रखना भी क्या है, आपकी ड्यूटी बनती है, जो समाज के लिए आवश्यक है। फिर अभिभावकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीतियों एवं शिक्षण प्रक्रियाओं पर अभिविन्यास की योजना बनाना, यानी जो माता पिता हैं उनको पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में, शिक्षा की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में क्या करना, बताना, योजनाओं से उनको अवगत कराना कि किस किस प्रकार की गतिविधियां आपके स्कूल में बच्चों के लिए कराई जाती हैं, वो उनको पता होनी चाहिए, ताकि एक माता पिता के रूप में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके विद्यालय से, उसके बारे में उन्हें पता लग सके। तो इसके लिए भी क्या है, ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि माता पिता क्या चाहते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु की स्थिति में आपको क्या करनी है, एक भूमिका निभानी है, जो क्या करती है, आपके स्वभाव को बताती है। ठीक है, कि मतलब आप कह सकते हैं कि अभिविन्यास आप कह सकते हैं मानव संसाधन। ठीक है, कि अध्यापक क्या है, एक तरह का मानव संसाधन है। ठीक है, तो उनके साथ क्या है, पूर्व प्राथमिक चिकित्सा सॉरी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी नीतियां कैसी होनी चाहिए, शिक्षण की विधियां कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभिविन्यास मतलब उस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनकी योजनाओं के बारे में माता पिता को अवगत कराना। ठीक है, फिर कोई भी योजना बनाना, उसका आयोजन करना। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है तो यहाँ पर आएगा कोई भी योजना बनाना, उसका आयोजन करना और उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, कि मान लीजिए आपने क्या बनाई, कोई योजना बनाई। ठीक है, कि आपने कोई प्लानिंग की जो आपके स्कूल को क्या करेगी, और ज्यादा बेहतर रूप से संचालित करने में सहायता करेगी। अब इस योजना का जब आपने आयोजन किया, मतलब डिस्कशन हुई आपकी स्कूल में अध्यापकों के साथ, आपके जो प्रधान अध्यापक हैं सभी के साथ, उसके बाद जो है कि हर एक व्यक्ति इसमें क्या कर रहा है, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है कि उस योजना को लागू करने में अपना उसका जो रोल है वो बेहतर तरीके से क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इस योजना के लिए आप कह सकते हैं कि उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, कि कौन कितने एफर्ट्स लगा रहा है उस चीज को लागू करने में, इस चीज को देखना भी क्या है, आपकी ड्यूटी बनती है। फिर अभिभावकों से सुझाव लेना, कि माता पिता के अपने सजेशन हो सकते हैं कि उनको किस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चे के लिए चाहिए, किस प्रकार की गतिविधियां उन्हें चाहिए, किस प्रकार की एक्टिविटीज में वो चाहते हैं कि बच्चा इन्वॉल्व हो। उनके सुझाव लेना, प्रतिपुष्टि की वो भी जो भी उत्तर आपसे चाहते हैं उसको सुनिश्चित करना, और उनके विचारों को एकत्रित करके कि जो जो अलग अलग माता पिता के जो भी सुझाव हो सकते हैं उस आधार पर अगर आपको लगता है, ऐसा नहीं कि सबके सुझाव हमें मान लेने हैं, क्योंकि आप एक विद्यालय चला रहे हैं, आप एक संस्था चला रहे हैं, तो आपके अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हर व्यक्ति अपने सुझाव दे रहा है, लेकिन उसमें से क्या अच्छा है, आप उसमें बदलाव लेकर आकर क्या बढ़िया जो है लेकर आ सकते हैं, जिससे माता पिता भी संतुष्ट हो सके और आपका विद्यालय भी सही प्रकार से चलता है। तो उनके सुझाव को आमंत्रित करना कि आप दीजिए, सजेशन दीजिए, हम उचित बदलाव लेकर आएंगे, जो सही होगा हर एक व्यक्ति के लिए उसको हम जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सुझाव देने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति की जो वो बात कह रहा है वो मान ली जाएगी। सुझाव का मतलब ये होता है कि सजेशन उसने दे दिया कि ऐसे ही होना चाहिए, तो उस आधार पर आप थोड़ा सा परिवर्तन ले आए चीजों में, कि जो उनकी नीड है, उस वक्त की आवश्यकता जो है वो भी पूरी हो जाती है, और आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का ऐसा बदलाव नहीं आता है जो आपकी शिक्षा को प्रभावित करे।
फिर शिक्षक के रूप में क्या काम होते हैं आपके, एज ए टीचर आपको क्या क्या जो कार्य है उनमें सहयोग करना चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में आप क्या है, विद्यालय की एक टीम होती है, ठीक है, कि स्कूल क्या है, एक टीम वर्क है। वहां पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम को अच्छा बनाना, सुदृढ़ बनाना, मतलब कि अच्छा बनाना, और अभिभावकों की मदद करना उनके कार्यों में, कि जो माता पिता हैं उनके जो भी वही समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं किसी एक्टिविटी को लेकर, किसी बच्चे की समस्या को लेकर, तो उन समस्याओं को सुनना और उसका समाधान भी करना, ये एक अध्यापक का कार्य होता है। फिर जो अभिभावक है, समुदाय के साथ उनके संबंध विकसित करना, कि मतलब जो आपका स्कूल है और जो माता पिता हैं, ठीक है, वो आपके स्कूल से संबंधित है, तो वो ही क्या है, आपके समाज का एक पार्ट भी है। कि जो माता पिता आपके अपने बच्चों को आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक समुदाय का हिस्सा भी है। तो अगर आपके स्कूल की गतिविधियां अच्छी हैं तो वो समुदाय के रूप में क्या करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उसका प्रसार करेंगे, जिससे क्या है, आपके विद्यालय के साथ एक अच्छे संबंध विकसित होते हैं। और उनके बच्चों को जो है शिक्षा में उन्हीं साथियों के रूप में शामिल करना है, ठीक है, कि जिस रूप में वो चाहते हैं कि कैसी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी चीजें हमें उनके लिए क्या है व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है वो क्या कर सके, उचित प्रकार से चीजों को सीख सके। फिर अभिभावक और शिक्षक की बैठक होनी चाहिए, कि पेटीएम पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन जरूर होना चाहिए, जिसमें डायरेक्टली आप टीचर से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली जो अध्यापक है वो माता पिता से मिल रहा है, ताकि हमें उनकी समस्याओं का पता लग रहा है, बच्चे की जो विकास है उसकी गति के बारे में पता लग रहा है, बच्चे की समस्याओं के बारे में पता लग रहा है, तो उनकी रुचियों को जानने में, कि माता पिता को भी पता लगता है कि उसका बच्चा कितना एक्टिव है क्लास में, कैसी परफॉर्मेंस, कैसी प्रोग्रेस उसकी हो रही, कि पहले से और अब के व्यवहार में क्या अंतर है। तो उसकी नियमित रूप से आपको क्या मिलती रहती है, एक रिपोर्ट मिलती रहती है, जो कि बहुत जरूरी होती है इस बात के बारे में जानने के लिए, अगर आप अपने बच्चे के लिए सचेत हैं, सजग हैं कि उसका विकास अच्छा होना चाहिए। तो नियमित रूप से क्या है, जब भी पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ नहीं होता है, आप वहां पर अपने बच्चे के लिए जा रहे हैं, किसी और कार्य के लिए नहीं, तो उसके विकास की दर कैसी है, वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, कैसी गतिविधियों में स्कूल में लगा रहता है, क्या उसके फ्रेंड्स का कांटेक्ट है, क्या वो अपने सोशल एनवायरनमेंट में कैसा है, उन सब चीजों के बारे में आपको नियमित रूप से जानकारी मिलती है, जिसको आपको क्या करना है, साझा करना है, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके माता पिता और अध्यापक क्या करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, तो इसके उचित अवसर आपको पीटीएम के द्वारा मिलते हैं। फिर अभिभावकों के लिए सूचनात्मक सत्र, ठीक है, कि माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनके लिए क्या होनी चाहिए, सूचनाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, सूचनाएं कैसी, कि जैसे पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए पीटीएम हो रही है, तो ये पीटीएम कब होगी, कैसे होगी, इस चीज की सूचना उन्हें सही समय पर देना, ताकि माता पिता को ये ना लगे कि हमें सूचना ही नहीं मिली, ठीक है, तो वो कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। जो जैसे एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद आप अगर बच्चों को पेपर दिखाने के लिए दे रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि माता पिता के साथ वो पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चा उनको दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो हर एक स्तर पर आपको इस चीज की क्या करनी है, जांच करनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो डायरी है, डायरी में नोट चढ़ा सकते हैं, जब माता पिता होमवर्क करवा रहे हैं तब वो उसको देख सकते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो भी नोट होगा वो उन्हें इस चीज से क्या कराएगा, अवगत कराएगा। कोई सूचना, कोई कार्यक्रम है आपके स्कूल में, उससे संबंधित कोई सूचना है कि बच्चों के लिए क्या टाइमिंग रहेगी आने की जाने की, क्या उसके लिए व्यवस्था है, किस उस तरह हर एक तरह की सूचना जो है उन तक पहुंचनी ही चाहिए। कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है, आप माता पिता को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो माता पिता उसमें आ रहे हैं, इस चीज को सुनिश्चित करें। तो जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो अभिभावक तक, यानी माता पिता तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और आजकल तो आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, तो उसमें भी रेगुलरली मैसेज, ठीक है, आप दे रहे हैं, और माता पिता की भी ड्यूटी बनती है कि रेगुलरली क्या करें, चेक करें कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उनको भी इस चीज के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। फिर बच्चों के लिए कार्य को देखना और उसका आंकलन करना, कि बच्चे की जो गतिविधियां हैं उनको क्या करना, देखना, माता पिता भी उसको देखें, जो घर पर वो गतिविधियां करके आता है अध्यापक भी उन्हें देखे। और उसमें अगर आपको लगता है कि कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता है, कहीं कोई चेंज लाने की आवश्यकता है, तो उसके साथ एक संवेदनशील, मतलब अच्छे प्रभावी तरीके से जुड़ने की कोशिश करें, बच्चे की प्रोग्रेस पर ध्यान दें, ये पुष्टि करें कि उसका जो विकास है सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको सही समय पर जो है ठीक करने की कोशिश करें।
फिर सहायक के रूप में अभिभावकों को विद्यालय आने पर उनसे बातचीत की। एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में, जब भी माता पिता स्कूल में आते हैं उनके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए, उनकी बातों को सुनने का, उनको बोलने का उचित अवसर मिलना चाहिए, ताकि हम उनके